मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और G20 शेरपा का उदयपुर में किया गया पुरजोश इस्तकबाल। G20 शेरपा अमिताभ कांत की ज़ेर सदारत भारत की G20 की सदारत में पहली शेरपा मीटिंग का उदयपुर में हो रहा है आगाज़। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 250 वार्डों के लिए पोलिंग मुकम्मल। 1349 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत का होगा फैसला। बुध की रोज होगी वोटों की गिनती। गुजरात में दूसरे मरहले में 93 असेंबली सीटों पर पोलिंग कल। 61 सियासी जमातों के 833 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। 8 दिसंबर को होगा नताइज का ऐलान। इक्यावनवां यौम बहरिया आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दी मुबारकबाद। बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार, CDS जनरल अनिल चौहान, फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और वाइस आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने शहीदों को पेश किया खिराज अक़ीदत। फीफा आलमी कप में आज फ्रांस का मुकाबला पोलैंड से, जबकि एक दीगर मुकाबले में इंग्लैंड और सेनेगल होंगे मद्देमुकाबिल। कल खेले गए नॉकआउट मुकाबलों में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को, जबकि नीदरलैंड ने अमेरिका को दी शिकस्त। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। भारत की सदारत में पहली G20 शेरपा मीटिंग राजस्थान के उदयपुर में मुनक़िद हो रही है। मीटिंग में शिरकत के लिए आए मुख्तलिफ ममालिक के मंदूबीन और G20 शेरपा का उदयपुर में पुरजोश इस्तकबाल किया गया। मीटिंग की सदारत भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे। मीटिंग में यूरोपीय यूनियन और 9 खुसूसी मदऊ ममालिक समेत 19 ममालिक के नुमाइंदे हिस्सा ले रहे हैं। G20 शेरपा मीटिंग उदयपुर को बैनुल-अक़वामी सियाहती मकाम की शक्ल में मशहूर करने में मुआविन होगी। भारत ने इस महीने की पहली तारीख को G20 ग्रुप की सदारत संभाली थी। मेज़बान मुल्क के तौर पर भारत आइंदा साल नई दिल्ली में होने वाले G20 इजलास का लाए अमल भी तय करेगा। G20 ग्रुप आलमी मजमूई पैदावार के तकरीबन 85% हिस्से, दुनिया की आबादी की 2/3 आबादी और आलमी तिजारत के 75% से ज़्यादा हिस्से की नुमाइंदगी करता है। और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 250 वार्डों के लिए वोटिंग हुई। बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती बुध को होगी। 250 वार्डों में से 104 वार्ड खवातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं। MCD इंतखाबात के लिए कुल 1349 उम्मीदवार हैं, जिनमें 709 खवातीन और 640 मर्द उम्मीदवार शामिल हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने 250 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 247 सीटों पर मुकाबला कर रही है, क्योंकि इसकी 3 नामजदगियां मनसूख कर दी गई हैं। दिल्ली की रियासती इलेक्शन कमीशन ने आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में 1.46 करोड़ से ज़्यादा राय दहिंदगान सियासी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने 13,665 पोलिंग स्टेशन कायम किए हैं, जिनमें से 3,360 हसास, 68 मॉडल और 68 पिंक पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पिंक पोलिंग स्टेशन को मुकम्मल तौर पर खवातीन अमला चला रहा है। MCD इंतखाबात के पेश नज़र मेट्रो के औकात में भी तब्दीलियाँ की गई हैं। और दिल्ली में हो रहे MCD इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। लोगों ने पोलिंग मराकज़ पर जाकर अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल किया। मतदाताओं को अधिक से अधिक इसमें मतदान में भाग लेना चाहिए। जिसको जो अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको अपने विचार से उसको वोट देना चाहिए। और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए इस वोट प्रक्रिया में। मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि सभी अपना अपना वोट ज़रूर डालें, वोट मिस ना करें। ये देश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। वोट देना हमारा राइट है और मैं चाहती हूँ कि मैं फर्स्ट मेंबर बनूं वोट देने के लिए यहाँ पर। आज मेरा 2nd नंबर था। और फैसिलिटीज चाहिए हमें फ्री नहीं सामान चाहिए कि फ्री ये दे दो, फ्री वो दे दो। एडवांसमेंट होनी चाहिए जो फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं, चाहे वो क्लीनिनेस है, चाहे वो सिक्योरिटी है, चाहे वो सेफ्टी है। फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, रोड सेफ्टी और सीनियर सिटीजन्स को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए सिक्योरिटी वगैरह की। नगर निगम के चुनाव है, इसमें सफाई वगैरह का मतलब काफी सारा ध्यान
जो सफाई, सबसे बड़ी बात तो है सफाई की है, देखभाल की है। हमारा अब यहीं नज़दीक मैं सैर करने जाता हूँ, मार केले के छिलके पड़े जाते, पटरी के ऊपर पटरी खाली नहीं रहती। अब बताओ अगर तो बुजुर्ग आदमी गिर जाए तो क्या हाल होगा। ये सफाई के बारे में देखना पड़ेगा। इसके बारे में अब लोकल तो बाहर तो कर जाते हैं, और अंदर जब कॉलोनी के अंदर देखते हैं तो वहाँ तो सीवर ब्लॉक पड़े हुए हैं, सारा पानी बह रहा है ऊपर, गंदा पानी है, बच्चे वहीं खेलते हैं, उसमें पैर पड़ना है, ये करना। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों के लीडरों ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। बीजेपी लीडर और साबिक़ मरकजी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णा नगर में अपना वोट डाला। मरकजी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। बीजेपी लीडर और दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने वेस्ट पटेल नगर में वोट डाला। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने अहले खाना के साथ वोट डाला। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अजय माकन ने भी अपनी वालिदा के साथ वोट डाला। दिल्ली एमसीडी इंतखाबात का हिस्सा बने वोटरों से हमारे नुमाइंदे क्रीश निशाना ने खास बातचीत की। चुनाव के लिए 250 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से मतदान आरंभ हो चुका है। कई मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करके आए हैं। कैसा लग रहा है वोट डाल के आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरा फर्स्ट वोट है। मेरा पहला वोट था आज, सो आई वाज लिटिल बिट एक्साइटेड अबाउट इट एंड इट वाज गुड, सो आई जस्ट केम अर्ली। आज पहली बार मैंने वोट दिया, फर्स्ट टाइम वोटर बनाऊं, और लोकतंत्र के सबसे बड़े त्यौहार में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे खुशी है कि मेरे एक वोट किसी को हराने या फिर जिताने में सक्षम होगा। हमारा मताधिकार हमारा दायित्व है, हमारा अधिकार है। सबसे पहले उठते ही हम वोट देने के लिए आए हैं, अब घर जाके बाद में नाश्ता चाय करेंगे। साफ स्वच्छ छवि के लिए, अपने क्षेत्र को चमकाने के लिए हमने एक कैंडिडेट को वोट किया है। हम लोगों को तो बहुत खुशी होती है जिस दिन वोट होता है। हम सोचते हैं सबसे पहले जाके हम लोग वोट दे के आएँ, और अपना वोट का एक बस इंतज़ार रहता है कि कब वोटिंग डे आए और हम वोट डालें। हमारे क्षेत्र में विकास हो, इसलिए हम वोट डाले हैं। जो अच्छा काम करेगा उसे वोट देंगे, दिया है हमने, जो हमारे लिए बेहतर है। उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उनको चुनने के लिए आए हुए हैं, और कहते जो अपना जो हक है, जो अपना कहते जो है वोटर का हक है, वो अदा करने के लिए यहाँ पर मतलब मैं आया था। दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, जो कि बिल्कुल ही स्थानीय चुनाव होता है। तो जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, गली मोहल्ले के मुद्दे हैं, साफ़ सफाई है, स्ट्रीट लाइट है, पार्किंग की व्यवस्था है, उन मुद्दों को लेकर के हमने वोट किया है। गलियों में साफ़ सफाई रहे, जिस कैंडिडेट को हम बुलाएं वो हमारी समस्याओं को सुने, इसी मुद्दों को लेके हमने अपना वोटिंग किया है। झूठ कौन बोलता है ज़्यादा, हम तो ये कहेंगे उसी पे वोट करें हमने। हम उसी पार्टी को वोट करके आए हैं जो हमारा काम करे बस। दिल्ली नगर निगम चुनाव में मतदान को लेकर दिल्ली के वोटर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आरके के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एमसीडी इंतखाबात में दिल्ली के वोटरों ने अपने हक़ राय दही का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। एमसीडी के तहत दिल्ली के शहरी इलाकों का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि दिल्ली के दही इलाकों के वोटरों ने अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। हमारे नामानिगार कुमार आलोक ने इन वोटरों से बात की। हम अभी नजफगढ़ में हैं, और नजफगढ़ दिल्ली का ग्रामीण इलाका है। शहरी इलाके जो होते हैं उनकी समस्याएं कुछ अलग होती हैं, और जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनकी समस्याएं कुछ अलग होती हैं। सबसे पहले आंटी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहती हैं कोई भी प्रत्याशी जीते? मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ इस एरिया में कोई पार्क नहीं है घूमने के लिए। हमारे यहाँ पार्क जरूर होना चाहिए, और सरकारी कोई हॉस्पिटल जरूर होना चाहिए, क्योंकि हमें दूर जाना पड़ता है। हमारी ये चीज़ें जरूर होनी चाहिए। यही चाहते हैं, पार्क की सुविधा जरूर होनी चाहिए। मेनली तो सर पार्क का इशू आ रहा है अभी करंट में, तो सर यही इशू है कि मतलब पार्क नहीं है यहाँ पे आसपास में। और सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी सर जाफरपुर में लगता है, उसके अलावा जो डिस्पेंसरी है सर उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जो मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है कि मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, यहाँ मोहल्ला क्लिनिक का क्या पोजीशन है? मोहल्ला क्लिनिक तो है यहाँ पे, नो डाउट, कोई इशू उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो इन्होंने अभी बताया ना कि हमारे इस
काफ़ी बड़ी एरिया है जिसमें पार्क नहीं है। पार्क के साथ साथ तीसरी जो समस्या है वो हॉस्पिटल्स की है। हॉस्पिटल यहाँ से काफ़ी दूर है, जाफरपुर में है, जिससे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आप बताएं कि इस जो भी जीते इस क्षेत्र में, वो इस क्षेत्र के लिए, आपके वार्ड के लिए क्या करे, प्राथमिकता के लिए क्या करे? भाई वार्ड के लिए तो सड़कों की सुविधा जो है कई बार बहुत गंदी होती है। अच्छा, अब यही सीवर डल रहे हैं, पता नहीं कितने दिन में बन पाएंगी ये। इनको जल्दी से जल्दी बनाया जाए, लोग यही चाहते हैं बस, और क्या चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में बस वही है, जो हॉस्पिटल वगैरह है, नालियां हैं, वो साफ होते रहे। कंटेस्टेंट कोई भी हो, कोई भी जीते, तो जो भी जीते वो इन मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करे जो पब्लिक के लिए जो जरूरी है। शुमाली भारत में सर्दी ने अब अपना असर जाहिर करना शुरू कर दिया है। दिल्ली समेत शुमाली भारत की सभी रियासतों में सर्दी में इजाफा हो गया है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत मुख्तलिफ रियासतों के कम अज़ कम दर्जा हरारत में मुसलसल कमी आ रही है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। बहुत सी जगहों पर हद बिसारत कम हो गई। शाम से ही सर्दी में शिद्दत महसूस की जा रही है। रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कल वोटिंग होगी। इस मरहले में शुमाली और वस्ती गुजरात के 14 अजला की 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 833 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 69 खवातीन भी शामिल हैं। इनमें से 13 सीटें दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए और 6 सीटें दर्ज फहरिस्त ज़ातों के लिए मुख्तस हैं। इस मरहले में वोटर्स 2,51,58,730 हैं, जिनमें मर्द वोटरों की तादाद 1,29,26,501 है और ख़वातीन वोटरों की तादाद 1,22,31,335 और दीगर वोटरों की तादाद 894 है। वोटिंग के लिए 26,409 पोलिंग स्टेशन हैं। पोलिंग अमले की तादाद 1,13,325 है। इस मरहले में अहमदाबाद, वडोदरा, महसाना, गांधीनगर और पटन जैसे अहम अजला में वोटिंग होनी है। इस मरहले में वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल, 7 रियासती वज़रा और बीजेपी के लीडर हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर की किस्मत का फैसला होगा। इनके अलावा कांग्रेस के सुखराम राठौआ और जिग्नेश मावानी और आम आदमी पार्टी के भरत सिंह वखाला और भीमा भाई चौधरी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुजरात असेंबली के दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए शुमाली गुजरात के बनासकांठा में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए कई इक़दाम भी किए गए हैं। इसके अलावा पोलिंग फीसद बढ़ाने के लिए भी नई शुरुआत की गई है। बनासकांठा के जिला अफसर आनंद पटेल से बात की हमारी नुमाइंदा रमा त्यागी ने। पालनपुर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ तैयारियां हैं पारदर्शी चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रिपरेशंस की गई हैं जिससे कि मतदान ज़्यादा बढ़े और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहे। बनासकांठा जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र है। सारी तैयारियां चुनाव तंत्र की ओर से संपूर्ण कर ली गई है। बनासकांठा जिले में 2613 जितने बूथ हैं, करीबन 20,000 से ज़्यादा हमारे पोलिंग पर्सोनल और पुलिस पर्सोनल इस संपूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी स्वरूप से और शांतिपूर्ण तरीके से इसको पूर्ण किया जाए, इसके लिए कार्यरत है। विशेष रूप से हम बताएं तो 63 जैसे पोलिंग बूथ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित रहेंगे। वहाँ का पूरा जो स्टाफ है वो महिला ये रहेंगी। और ऐसे ही 9 बूथ हैं जो दिव्यांग जन के द्वारा संचालित रहेंगे, यानी कि सारे जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, वो दिव्यांग जन वहाँ पे रहेंगे। इस बार एक नया इनिशिएटिव यहाँ पर इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र भी दिए गए। ये भी तो लोकशाही का एक सबसे बड़ा पर्व है, इसीलिए हम लोगों ने निमंत्रण घर घर जाके दिया हुआ है। जैसे शादी का इनविटेशन होता है, ऐसे इनवाइट हम लोगों ने किया है। शपथ भी दिलाई गई है और स्कूली बच्चों को भी थोड़ा सा तैयार किया गया है कि वो अपने घर में जो मतदाता हैं उनको कहें कि वो जाकर मतदान के इस पर्व में हिस्सा लें। किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया रही, इसके पीछे क्या सोच रही है? क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे कल के भविष्य हैं हमारा, वो कल के मतदाता भी है। वो भी एक तो सम्मिलित हो और साथ में बच्चे अपने माँ बाप को जागरूक कर सके, इसलिए 7.5 लाख से ज़्यादा संकल्प पत्र बच्चों को दिया गया था, जो बच्चों ने घर जाके अपने माता पिता से उस संकल्प पत्र को साइन करवाया है। रजिस्ट्रेशन कराया था पोस्टल बैलेट के लिए जो दिव्यांगजन थे या जो ज़्यादा उम्र के लोग थे और बूथ्स पर नहीं आ पाते थे, उनके पोस्टल बैलेट कितने हो चुके? अभी तक 1491 ऐसे जो हमारे सीनियर सिटीज़न थे और जो दिव्यांगजन थे जिन्होंने ऑप्ट किया था पोस्टल बैलेट के लिए, वो पोस्टल बैलेट हम लोगों ने रिसीव किए हैं। जो हमारे पोलिंग पार्टीज़ हैं, जो लोग हमारे पोल प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं,
उन सभी को भी हमने पोस्टल बैलेट इश्यू किया था। अभी तक ऑलमोस्ट 8,500 जितने पोस्टल बैलेट हम लोगों को अभी तक मिल चुके हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बनासकांठा के ज़िला कलेक्टर जिन्होंने बताया कि किस तरह से नए कदम उठाए गए हैं। लक्ष्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर मतदान के लिए आएँ और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। कैमरामैन सैंथिल और सहयोगी विनोद कुमार ओझा के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज़, बनासकांठा। गुजरात में दूसरे मरहले के लिए 93 सीटों पर होने वाली पोलिंग के लिए वोट डाले जाएंगे। कल पोलिंग की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग एहलकारों ने सभी ज़रूरी तैयारियों को आखिरी शक्ल देते हुए अपनी अपनी मंजिल तक निकलना शुरू कर दिया है। आइए देखते हैं दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी कमीशन की क्या क्या तैयारियां हैं। देखते हैं DD न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। 15वीं विधानसभा के लिए गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण का मतदान सोमवार यानी कल होगा। इसको लेकर के चुनाव आयोग की तैयारी पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त हैं गांधीनगर में, जहां पर कि EVM और VVPAT का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे तमाम जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अपने EVM VVPAT का मिलान कर रहे हैं। जो उनके कागज़ दिए गए हैं उसका जो चालान है उसको वो अपने उसका जाँच परख कर रहे हैं। और इसके बाद जो 4 विधानसभा है गांधीनगर के, वहाँ के लिए वो लोग अपने अपने मतदान केंद्रों पर रवाना होंगे। 14 जिलों की 93 सीटें हैं जहां पर कि दूसरे चरण के तहत मतदान होना है। और इसमें जो है सबसे जो ज़्यादा अगर हम बात करें इन 93 सीटों में, तो सबसे ज़्यादा जो है वो अहमदाबाद में 21 सीटें हैं जहां पर कि मतदान होगा। इसके बाद वडोदरा में 10 सीटें हैं जहां पर कि मतदान होगा। साथ ही साथ महसाना में 7 सीट है। इसके अलावा जो है आनंद में 7 सीट है। तो अगर हम इस चरण की बात करें तो जो ग्रामीण इलाके हैं, चाहे हम बात करें बनासकांठा की, साबरकांठा की, पाटन की बात करें, महिसागर की बात करें, वो सभी इलाके जो है उसमें यहाँ पर सेकेंड चरण के अंदर जो है वो मतदान होना है। और इसके बाद जो है जो शहरी क्षेत्र है, वडोदरा है या फिर आप अहमदाबाद की बात करें या फिर आप श्वेत क्रांति के लिए मशहूर आनंद की बात करें, गांधीनगर की बात करें, इन इलाकों में भी मतदान होना है। पिछले चुनाव पर अगर नज़र डालें तो इन 51 जो विधानसभा सीट है उसमें से 51 पर जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 39 सीटों पर जो है वो कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। मतदान केंद्रों पर भी चुनाव आयोग की ओर से काफ़ी पुख्ता व्यवस्था की गई है। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ जो दिव्यांगजन हैं या फिर बुजुर्ग हैं उन लोगों के लिए खास व्यवस्था की गई है। रैंप, व्हील चेयर से लेकर के जो बुनियादी सुविधाएं, पीने के पानी से लेकर शौचालय, इन सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। और साथ साथ जो मतदान कर्मी है वहाँ पर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनको किस तरीके से मदद की जाए, उनको किस तरीके से उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से मतदान करना है, उसके लिए भी वहाँ पर कैंप लगाया गया है। और चुनाव आयोग ने पहले चरण से के बाद इस दूसरे चरण के लिए भी जो मतदाताओं को चुनाव में भागीदारी के लिए काफ़ी कुछ कदम उठाए हैं, जिसमें कि एक उन्होंने क्यूरियोसिटी वर्ड भी शुरू किया कि भूलना नहीं। हर जगह पे चौक चौराहों से लेकर के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जहां भी हैं, ग्रामीण इलाकों हों या फिर शहरी इलाकों में, वहां पर उन्होंने ये कैप्शन दिया कि भूलना नहीं, मतदान का तारीख जो है उन्हें नहीं भूलना है, ताकि जो मतदान की प्रक्रिया हो वो पूर्ण रूप से हो सके और लोकतंत्र के इस पर्व में सभी मतदाता अपनी भागीदारी निभा सके। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक सिंह, DD न्यूज़, गांधीनगर। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज करते हुए कहा है कि इस यात्रा में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक टुकड़े टुकड़े गैंग से है। उन्होंने कहा कि यात्रा में शामिल लोग मुल्क को बांटने वाली जहनियत रखते हैं। तो अगर देश के टुकड़े करने वाले जुड़े हैं और देश का नामो निशान मिटाने करने वाले जुड़े हैं और देश में जो बांट कर राज करने वाले की सोच रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कैसी भारत जोड़ो यात्रा चल रही होगी। और नौजवानों के उमूर और खेलकूद के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार मुल्क में खेलों की तरक्की के लिए खेलों के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर सतह पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही है, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डेफ ओलंपिक्स में आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स आए। थॉमस कप भारत जीता पहली बार। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीते और कॉमनवेल्थ गेम में भी 66 मेडल। ये तब संभव हुआ जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर कदम उठाया। 2700 करोड़ रुपये के आधारभूत ढांचे के काम चल रहे हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और जो केंद्र का बजट था जो लगभग 840 करोड़ रुपया था यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स का, वो बढ़ाकर 2400 करोड़ रुपया किया है। जहाँ तक खिलाड़ियों को रोजगार की बात है, केंद्र के भी अलग अलग डिपार्टमेंट दे रहे हैं और राज्य की सरकारें भी उसको दे रही हैं। खेलों को जो मेडल जीतते हैं, हमने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, बाकी मेडल जीतने वालों के लिए भी लगातार कैश प्राइज भी दिया, टाइम पे रहते दिया। हमने तो ऑनलाइन सुविधा कर दी है, अब किसी खिलाड़ी को जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन एप्लीकेशन
आधे घंटे के अंदर भरी, 15 मिनट में भरी, तो उसको उतना ही करना है, किसी को कुछ चक्कर नहीं काटने पड़ते। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर द्रौपदी मुर्मू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। विजयवाड़ा पहुंचने पर आंध्र प्रदेश के गवर्नर बसवाभूषण हरिचंदन, वजीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। इस दौरान सदर ममलिकत को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अपने एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवानों से अपील की कि मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानी के बारे में जानें। हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम ने आंध्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस वर्ष मोणियम बिरुड्डू अल्लूरी सीताराम राजू गारू की 125वीं जयंती भी मनाया जा रहा है। केवल 27 वर्षों की अल्पायु में भारत माता के लिए प्राणों का उत्सर्ग करने वाला अल्लूरी सीताराम राजू गारू और 25 वर्ष की अल्पायु में वीर गति को प्राप्त होने वाले भगवान बिरसा मुंडा जैसे विभूतियों ने भारत के स्वाधीनता संग्राम को जो योगदान दिया, उसके विषय में हमारी युवा पीढ़ी की भलीभांति परिचित होना चाहिए। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि आंध्र प्रदेश टेक्नोलॉजी के मैदान में हमेशा आगे रहा है। बार फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करना चाहूंगी। इस नीति के अनुसार हमारे विद्यार्थियों को अपनी परंपरा के गौरव को बनाए रखते हुए आधुनिक विश्व में अपना प्रमुख स्थान बनाना है। यही कार्य डॉक्टर सुब्बाराव ने 1 शताब्दी पहले किया था। आधुनिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश में स्थित इसरो के श्रीहरिकोटा रेंज में अंतरिक्ष विज्ञान के नई प्रतिमान निरंतर स्थापित किया जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी, विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने काशी तमिल संगमम के तालीमी सेशन में शिरकत की। इस सेशन का इनेकाद टेम्पल आर्किटेक्चर और इल्म के दीगर वर्से की शक्ल के मौजू पर किया गया था। इस सेशन में वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने काशी और तमिलनाडु के मंदिरों के दरमियान मुमासलत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। और आज 51वां यौम बहरिया है। भारतीय बहरिया का दिन हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन की तारीख़ी अहमियत है। 1971 में पाक भारत जंग के दौरान भारतीय बहरिया ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त दी थी। इस बार यौम बहरिया का एहतमाम विशाखापट्टनम में किया जा रहा है और सदर द्रौपदी मुर्मू इस तकरीब में शिरकत करेंगी। यौम बहरिया के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय बहरिया को मुबारकबाद देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। भारत आज बहरिया का दिन मना रहा है। इस मौके पर बहरिया के सरबराह एडमिरल आर हरि कुमार, CDS जनरल अनिल चौहान, IAF के सरबराह एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नायब आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने दिल्ली में कौमी जंगी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में कोरोना वायरस के 2 साल के तवील वक्फे के बाद उर्दू का जश्न रेख्ता का इनेकाद सरगर्म तरीके से किया गया है। जश्न रेख्ता के आखिरी दिन लोगों का जमे गफीर नजर आया। पेश है यह खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के 2 साल के तवील वक्फे के बाद राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में उर्दू का जश्न रेख्ता का इनेकाद सरगर्म तरीके से किया गया। जश्न रेख्ता के आखिरी दिन लोगों का जमे गफीर नजर आया। कहीं किताबों के शायकीन किताबें खरीदते हुए नजर आए तो कहीं शेर व शायरी की महफिल से लोग महसूस होते हुए दिखाई दिए। तो कोई लफ्ज़ नहीं है, अल्फाज नहीं है जिससे ये खुशी को इसका इजहार हो पाए। नई नस्ल खास तौर से जो उर्दू की तरफ माइल हो रही है
उसे देख के हमें यकीन है कि जो हम कर रहे हैं वो सही रास्ते पे काम कर रहे हैं और हर साल ये बढ़ते जा रहा है, ग्रो करते जा रहा है। जश्न रेख्ता दरअसल उर्दू का जश्न है, जहां मजहब मिल्लत से मावरा होकर लोग उर्दू के जश्न में शराबोर नजर आए। मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करती हूँ उर्दू को, इतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ लैंग्वेज के बारे में, बट जितना थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेती हूँ, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको सब कुछ मिल सकता है, गज़ल, कवाली एंड पोएट्री एंड टॉक शोज़, एवरीथिंग। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है यहाँ बहुत सारे नौजवान आ रहे हैं। देखिए हमारे ज़माने में तो चलता था ये सब, मगर इतने नौजवान आ रहे हैं और कोई एक मिसरा बोलता है शेर का तो वो जवाब दे देते हैं, दूसरा मिसरा बता देते हैं। आज के युवाओं को जोड़ने का प्रयास है, साथ में ये एक प्रयास है कि भाषा और विविधता जो भारत में देख रहे हैं उसको किस प्रकार से एक समान मंच मिले। तो यहाँ पे मिलके मतलब दिल से कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, अलग अलग लोगों से जुड़ने का, नए शब्द सीखने का, नई भाषाएँ सीखने का। उर्दू मोहब्बत की ज़बान है जो लोगों के दिलों को आपस में जोड़ती है। ख़ासतौर पर उर्दू शायरी लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। मर्द व औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी गेसुए उर्दू के असीर नजर आते हैं। दिल्ली की इसी सरजमीन पर उर्दू पैदा हुई, पली, बढ़ी और परवान चढ़ी। जश्न रेख्ता का ये प्रोग्राम उर्दू को और परवान चढ़ा रहा है। कैमरामैन एहसन के साथ फसीउर रहमान, डीडी न्यूज़। और खबरें अब खेल से। फीफा आलमी कप के राउंड ऑफ 16 में आज फ्रांस का मुकाबला पोलैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे से खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और सेनेगल के दरमियान खेला जाएगा। ये मुकाबला रात 12:30 बजे तक होगा। काबिल जिक्र है कि कामयाब होने वाली टीमें क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह को यकीनी बनाएंगी। भारत ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में बांग्लादेश को जीत के लिए 187 रन का हदफ दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने आखिरी खबरें मिलने तक 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए हैं। नाजिमुल हुसैन पहली गेंद पर शिकार बन गए। और अब आपसे इजाजत, आदाब। पाठक